ज्ञान तय करता है कि क्या कहना है, कौशल तय करता है कि कैसे कहना है, बुद्धि तय करती है कि कितना कहना है, आपका विवेक तय करता है कि कहना है कि नहीं कहना है। देखो मैं एक रूल ऑफ द गेम बता देता हूँ। हाँ, एक जोक होता है ना जी, पुराने टाइम का जोक है कि एक बार एक तांगे वाला, तांगे चलते थे पहले, कितने लोग बैठे हैं उसमें? हम तो बैठे हैं। हाँ, मेरी उम्र की, जब मुझसे तो यंग हुआ, तो तांगे वाला थोड़ी थोड़ी देर में उतरता है, घोड़ी के आगे डांस करता है, फिर आके तांगा चलाता है, तांगा और आधा किलोमीटर चलता है, फिर उतरता है, घोड़ी के आगे डांस करता है, फिर तांगा चलता है। सवारियां परेशान हो जाती हैं, कभी क्या ड्रामा है, बार बार उतरता है, डांस करता है, बार बार उतरता है, फिर घोड़ी थोड़ी दूर चलती है। बोले ये बारात की घोड़ी है, इसे तो डांस देखने की आदत है, जब तक देख चलती नहीं, आगे रुक जाती है। देखो वक्ता कोई भी हो, तालियों की आवाज नहीं आएगी तो चलेगा नहीं बनता। हाँ, रूल ऑफ द गेम है। तो जिंदगी एक रंगीन किताब की तरह है। जिंदगी एक रंगीन किताब की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसके हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए बस पन्ने पलट रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए बस पन्ने पलट रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। तो कल शमा मैम कहाँ है? हाँ पता नहीं। देखो कल उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट पूछा कि क्या बोलोगे, योगेश जी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बोलोगे, मैंने कहा बताता हूँ। अब क्या बोलूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं कल काफी बिजी था। शमा मैम का फोन आया, मैंने शाम को बोल दिया कि जिंदगी बने आसान, ये सब्जेक्ट रख देना, मैं बोल दूंगा, है ना। अब जिंदगी आसान बनेगी कैसे? फिर मुझे शेर याद आया जो मैंने अभी आपको सुनाया कि खो दो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। तो जिंदगी ऐसे ही आसान बनेगी। मैंने कहीं अच्छा पढ़ा कि जिंदगी यदि जलेबी की तरह उलझी हुई है तो क्यों ना चाशनी में डुबो के उसका मजा ले लिया। तो वास्तव में जिंदगी तो सभी की उलझी हुई है। रिश्ते आजकल मैगी की तरह बन गए हैं। मैगी क्या होती है जी? 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन उलझी रहती है आपस में। तुम्हारे रिश्ते भी ऐसे उलझे बनते भी 2 मिनट में, पर जिंदगी भर उलझे रह जाते हैं। तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए तो मैंने बात कही कि ज्ञान तय करता है कि क्या कहना है, कौशल तय करता है कि कैसे कहना है, बुद्धि तय करती है कि कितना कहना है, लेकिन विवेक तय करता है कि कहना है कि नहीं कहना। कि इसका मतलब बहुत बार आपकी जो चुप्पी है ये बेहतर होती है कि कुछ बोल देने से। यदि हमें सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ नहीं है, हम मीटिंग में बैठे हैं, हम परिवार में बैठे हैं, हम अपने सहकर्मियों के साथ बैठे हैं, यदि हमें सब्जेक्ट का मालूम नहीं और हम जबरदस्ती बीच में अपनी टांग अड़ाने लगे तो बहुत बार बात बिगड़ जाती है। तो विवेक तय करता है कि कहना है कि नहीं कहना, इज इट राइट टाइम और नॉट राइट टाइम, है ना। कहते हैं कि हम बोलना तो साल भर में सीख जाते हैं, बच्चा साल भर में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है। और ये प्रैक्टिकल बात है। आज की युवा जनरेशन सुनती कम है, बोलती ज्यादा है। मेरे साथ भी बहुत समस्या होती है कि मेरे टीम में जो यंग बच्चे आते हैं, यदि उनको कोई काम समझाया जाए तो वो जवाब देने की पहले कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ भाई सुन तो लो, बजा लो भैया, खुल के बजाओ ना। ताकि क्या होता है कि ताली का एक रूल होता है, ताली का एक रूल होता है जी, भीड़ में कोई एक ही बजाता है, बाकी सब उसका साथ दे रहे थे कि पता नहीं क्यों बजाइए, पर बजानी है। प्रैक्टिकल है कि नहीं है? किसी भी सभा में चला जाओ, कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है आप जैसा जो ताली की शुरुआत करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं, तो आप शुरुआत कर लेना बीच में। तो हम कहाँ थे, मैं भूल गया। कहाँ से आप बताओ, किसको याद है? कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, जवाब जल्दी देते हैं। उसका कारण है, साइंटिफिक रीजन है योगेश जी, मैं समझाता हूँ
क्योंकि आज की युवा जनरेशन, मैं सुबह जब स्कूल में गया तो मैं बात कर रहा था शिक्षा से नहीं होगा, विद्या से होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान बताएगा तो क्या कहना है, लेकिन विवेक बताएगा कहना है नहीं कहना। तो आज हम स्कूल में, मैं सुबह बच्चों को यही बात करके आया कि ये इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है, गूगल से भी मिल सकती है, लेकिन वो सब जानकारी मिलेगी, समझदारी नहीं मिलेगी। जानकारी और समझदारी में फर्क है। गूगल आपको जानकारी दे देगा, लेकिन समझदारी आपको वो विद्या देगी। आज आप देखें कि स्कूल का हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विद्यालय, लेकिन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, शिक्षार्थी। विद्यालय में तो विद्यार्थी जाना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षक। विद्यालय में शिक्षक नहीं होता, गुरु होता था। ये स्टडी का, शिक्षा का जब कमर्शियलाइजेशन हो गया तो गुरु शिक्षक में बदल गया, शिक्षक का टीचर में बदल गया, टीचर फिर लेक्चरर प्रोफेसर में बदल गया। तो वो विद्या रह गई, इंफॉर्मेशन के रूप में सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हमारी जिंदगी आसान नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था कि सुनते कम है, हम जवाब ज्यादा देते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं। बच्चा पैदा होता है, साल 1.5 साल तक उसको बोलना सिखाया जाता है, करेक्ट है कि नहीं है? साल 1.5 साल उसको बोलना सिखाया जाता है और वो सीख जाता है। लाइफ टाइम में मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। हमें ट्रेनिंग दी जाती है साल 1.5 साल पैदा होने के बाद बोलने की, इसलिए हम बोलना सीख जाते हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं, हमें वहां पर लिखना सिखाया जाता है। 2-3 साल और लिखने की ट्रेनिंग मिलती है, फिर हम लिखना सीख जाते हैं। ऐसे ही होता है। 2-3 साल की ट्रेनिंग हमें लिखने की मिलती है, फिर हम और मैच्योर होते हैं, हमें पढ़ने की ट्रेनिंग मिलती है कि हाउ टू रीड फास्ट। 5-6 साल 7 साल आपको पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू रीड फास्ट। सहमत है सभी? लिखना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, पढ़ना सिखाया गया, क्या सुनना कभी सिखाया गया? बताओ, कभी सुनना सिखाया ही नहीं गया। ये तो चैप्टर नहीं था, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया, ना किसी इंस्टीट्यूशन में सिखाया, ना कंपनी ने सिखाया, ना माँ बाप ने सिखाया, ना किसी गुरु, ना शिक्षक। इसीलिए हम सुनते नहीं है, जवाब पहले देते हैं, क्योंकि लाइफ में ट्रेनिंग नहीं मिली ना। लेकिन बोलने से अच्छा सुनना होता है। जज का काम क्या होता है? सुनना। वकील का काम होता है बोलना। हु इज हाईली पेड? जज। तो सुनना इज मोर इंपॉर्टेंट। सुन के डिसीजन देना इज रियल फैक्ट। बिना सुने हम अपना तर्क रख दें, अपना विचार रख दें, वो वेस्ट ऑफ थॉट्स, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो जिंदगी भी हमें आसान इसीलिए कि हमें जो सुनने की ट्रेनिंग जिंदगी में नहीं मिली, हम उसे ले लें। कहते हैं कि कोयल अपनी कूक से पहचानी जाती है, खेत अपनी फसल से पहचाना जाता है, वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है, और व्यक्ति अपनी बोली से जाना जाता है। रूल ऑफ द गेम भूल जाते हैं। रूल ऑफ द गेम भूलोगे तो फिर नहीं चलेगा, मग्न हो जाता है। हाँ, मग्न हो जाते हैं। तो कोयल अपनी कूक से, खेत अपनी फसल से, वृक्ष अपने फल से, और इंसान अपनी बोली से जाना जाता है। तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है कि नहीं बोलना है, ये सब हमें विजडम होनी चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। और ये सब शिक्षा से नहीं आएगा, विद्या से आएगा। और विद्या क्या है? स्वामी विवेकानंद जी को जब शिकागो जाना था धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, विद्या पे बात कर रहा हूं, तो गुरु वहां से आज्ञा लेने गए। उनके गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और कोई? यही तो कह रहा हूं, आज पश्चिम ने हमें इतना प्रभावित कर दिया है कि हमें ये, उसने बच्चों से पूछा टीवी में क्या देखते हो, सभी ने कहा डोरेमोन, सुबह की सेशन में। ये पश्चिम ने प्रभावित कर दिया। क्या रखा है डोरेमोन में? हम अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को भूल गए हैं। रामकृष्ण परमहंस थे उनके गुरु, स्वामी विवेकानंद के। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र। और जब उन पर कृपा हुई स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, कहते हैं कि वो काली के भक्त थे और काली से साक्षात बात करते थे। रामकृष्ण जब नरेंद्र को बचपन में चाहा हुई कि परमात्मा से मैं मिलना चाहूं, वो बहुत गुरुओं के पास भटके कि क्या मुझे आप परमात्मा के दर्शन करा सकते हो? सभी ने कहा नहीं। रामकृष्ण परमहंस ऐसे व्यक्ति मिले कि हाँ मैं करवा सकता हूं। उन्होंने कहा कैसे?
क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। बोला कैसे? उन्होंने उसकी छाती पर पैर रखा, वे नरेंद्र की, और कहते हैं कि उस छाती पर पैर रखने से सारी शक्ति उन्होंने वहां ट्रांसफर कर दी और तभी से उन्होंने गुरु मान लिया और साक्षात काली के दर्शन उन्हें भी हुए। तो जब उन्हें शिकागो जाना था तो गुरु जी परम जो रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे, तो गुरु माँ के पास गए। माँ मुझे शिकागो जाना है धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, क्या मैं चला जाऊं? माँ सब्जी काट रही थी, माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। नरेंद्र ने चाकू पकड़ाया, माँ कुछ बोली नहीं, वो समझ गए अभी इजाजत नहीं है। हफ्ते भर बाद फिर गए, माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, क्या मैं अपने सनातन की बात करने के लिए चला जाऊं? इत्तेफाक से माँ फिर से सब्जी काट रही होती है, माँ कहती है चाकू पकड़ाना। चाकू पकड़ाते हैं, माँ कुछ बोलती नहीं, समझ जाते हैं इजाजत नहीं मिली। आजकल तो हम लोग पूछते कहाँ हैं, बता देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, कल दिल्ली की फ्लाइट है, परसों अमेरिका की फ्लाइट है, बता देते हैं जा रहा हूँ, पूछता कौन है जी? संस्कारों की बात कर रहा हूँ, विद्या की। हम लोग शिक्षा के प्रभाव में, वो विद्या के प्रभाव में थे। तो जब वास्तव में ये दिन नजदीक आ गए, स्वामी जी फिर गए, माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, देखो बार बार जा रहे हैं, इजाजत नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं कि मैं जा ही रहा हूं, क्या मैं चला जाऊं अपने सनातन की व्याख्या के लिए? इत्तेफाक से शाम का टाइम, माँ फिर से सब्जी काट रही है, माँ कहती है चाकू पकड़ाना। नरेंद्र चाकू पकड़ाते हैं और माँ कहती है जा चला जा। कहते हैं माँ मैं पहले भी आया तुम्हारे पास 2 बार, तब तो तुम कुछ बोली नहीं, इस बार ऐसा क्या परिवर्तन आया कि तुमने आते ही कह दिए जा चला जा? अब सुनना बात। मां कहती है मैंने पहले तेरे से 2 बार चाकू मारा और चाकू पकड़ाते वक्त दोनों बार तूने चाकू का हैंडल अपने हाथ में रखा और धार मेरे हाथ में दी ताकि कटे तो तुम्हारा कटे और मैं सुरक्षित रहूं। और इस बार जब तूने चाकू पकड़ाया तो तूने हैंडल मेरे हाथ में दिया और धार अपने हाथ में रखी ताकि तुम सुरक्षित रहो। इसका मतलब अब तू अपने सनातन की व्याख्या के लायक हो गया है, जा तू चला जा। ये है हमारा धर्म कि दूसरे को किसी हमारी वजह से नुकसान ना हो, तब बनेगी जिंदगी आसान कि दूसरे किसी को हमारी वजह से नुकसान ना हो। जब वो गए वहां पर स्वामी विवेकानंद शिकागो, अब उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। अंग्रेज उनके बोले, वो धोती कुर्ता पहनते थे, सब पे पगड़ी बांधते थे। एक स्वामी जी क्या पहन रखा आपने, कल कॉन्फ्रेंस है, आप सूट बूट पहन के आइएगा। वहां तो जेंटलमैन सूट बूट वाले को ही बोला जाता, हमारे अब भी यही आ गया। गर्मी में जून के महीने में भी लोग कोट पहन के जाते हैं मीटिंग्स में, हम भी आज जैकेट पहन के आ गए थोड़ा सा। तो स्वामी जी क्या ये पहन रखा है आपने धोती कुर्ता, कल जेंटलमैन बन के आइएगा, सूट बूट पहन के आइएगा। स्वामी जी कहते हैं आपकी कंट्री में टेलर डिसाइड करता है कि जेंटलमैन कौन होगा, लेकिन मेरी कंट्री में करेक्टर डिसाइड करता है कि जेंटलमैन कौन होगा। ये जब भाव हमारे अंदर आ जाएगा, जो हम बात कर रहे थे वो पश्चिमी सभ्यता से हम ज्यादा प्रभावित हैं, जब तक वो रहेंगे। आज हमारे पास जो संस्कृति जो संस्कार बचे हैं, सब हमारी ये पश्चिमी सभ्यता उससे भी नाश करने में लगी हुई है। जीवन में आप रस पैदा करें, जीवन में आप कोई शौक पैदा करें। जिंदगी यदि अच्छी जीनी है तो जो गरिमा अभी बात कर रही थी कि क्या आपका डोपामाइन इफेक्ट होगा, किस चीज से आपको खुशी मिलनी है, किस चीज से आपको टेम्परेरी खुशी मिलनी है, तो जीवन में कोई ना कोई रस पैदा करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें भोजन का बड़ा रस था, उन्हें भोजन का बड़ा रस था। शौक किसी भी चीज का हो सकता है। कहते हैं कि उम्र को जमा रखना है तो शौक जिंदा रखिए। जब अच्छी बात बोलूंगा तो मैं चाहूंगा ना आप लोगों का रिकॉग्निशन मिले। हाँ, तो उम्र को जमा रखना है तो शौक जिंदा रखिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को सीमाओं में रखिए, वरना शौक को गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में रखिए, वरना शौक को गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती।
तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस भोजन के बड़े शौकीन थे। अब जो शौकीन व्यक्ति होगा तो उसको कमी पेशी भी जल्दी पता चल जाएगी। तो जब भी भोजन किया करते थे, भोजन में टीका टिप्पणी कमी निकाला करते थे। आज तुमने ये नमक ज्यादा कर दिया, आज ये मिर्ची कम रख दी, आज सब्जी कुछ कम पकी रह गई और आज रोटी कुछ ज्यादा जल गई। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी बड़ी परेशान होती थी। अब हर रोज कुछ ना कुछ कमी निकालोगे तो परेशान तो हो ही जाएगी। आप निकाल के देख लो एक दिन अपने घरवाले की। तो हाँ निकाली थी, देखो जैसे खुद बना रहे हैं। जब से खुद बना रहे हैं। ओह माय गॉड, जब से खुद बना रहे हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी किया करते थे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी बोली, परेशान होकर बोलेगी कुछ ना कुछ, तो वो अलग था, वो बड़ी सभ्यता से बोला जाता था तब। बोली, आप इतने बड़े गुरु, इतने बड़े स्वामी, आपका आशीर्वाद पाकर नरेंद्र जैसे बच्चे स्वामी विवेकानंद बन गए, और आप कहाँ इस भोजन की शौक में पड़े हुए हैं, स्वाद में पड़े हुए हैं, टीका टिप्पणी में लगे रहते हैं, नमक कम मिर्ची ज्यादा, क्या है ये सब? तो स्वामी जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को अपनी धर्म पत्नी से बोले कि भोजन में मेरा रस है, मेरा इस पृथ्वी पर बने रहने का एकमात्र कारण मेरा इस भोजन का रस है। जिस दिन मुझे इस भोजन में रस आना समाप्त हो जाए, समझ लेना हफ्ते भर में मेरा पृथ्वी से जाने का समय आ गया होगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि ये मेरा पैशन है। पैशन होता है ना आदमी कि उन्होंने कहा ये मेरा पैशन है, जिस दिन मेरा इस पैशन में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, मैं जिंदगी से जाने का समय आ गया। एक दिन स्वामी जी ने भोजन किया, उनके बाद उनकी धर्म पत्नी ने भोजन किया। पत्नी पहले बाद में किया करती थी। तो उसने पाया भोजन में आज नमक था ही नहीं, और स्वामी जी ने कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करी। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आज भोजन में तो नमक था ही नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं। स्वामी जी बोले, मुझे पता ही नहीं चला। अब उनकी धर्म पत्नी को वो बात याद आ गई कि जिस दिन भोजन में रस आना समाप्त हो जाए, समझ लेना पृथ्वी से जाने का समय आ गया। और उन्होंने तुरंत विवेकानंद को तार देकर भिजवाया, और ठीक उसके एक हफ्ते बाद विवेकानंद की गोद में स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये है भोजन का रस, ये उनके जीवन का रस था। तो वही बात मैं कह रहा हूं, आप सभी भी अपने जीवन का पैशन ढूंढो। जो गरिमा अभी बात बता रही थी, अपनी लाइफ का पैशन ढूंढे आप। ये प्रोकास्टिनेशन में जो समय व्यर्थ हो जाता है ना, आपका 5 मिनट रील देखी तो 50 मिनट कब हो गए, ये लाइफ का गोल नहीं है, ये हमें कहीं लेकर नहीं जा रहा है, ये जिंदगी को उलझा रहा है, हमारे समय को व्यर्थ कर रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से भटका रहा है। अपना टारगेट चुने। क्यों अर्जुन सबके प्रिय थे? वो तो सभी को पता है कि उसने जब निशाना साधा तो उसको चिड़िया की आंख दिखी। ये एक कहानी है, लेकिन एक बात और बताता हूं क्यों अर्जुन सबके प्रिय थे। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, पितामह ने कहा मुझे प्यास लगी है। युधिष्ठिर दौड़े, सोने के कलश में जल लेकर आए। दुर्योधन दौड़े, चांदी के कलश में जल लेकर आए। गुरु द्रोण, उन्होंने अपनी लकड़ी के कलश में जल पिलाने की कोशिश करी। पितामह ने कहा अर्जुन को बुलाओ, और अर्जुन ने समझा बात को। हाँ, अर्जुन ने धरती में वहां तक तीर मारा जहां तक वाटर लेवल था, और पूरा भीष्म पिता के मुंह तक। यानी वो बात की बारीकी को समझता था, इसीलिए वो प्रिय था। युधिष्ठिर भी ज्ञानी था, दुर्योधन भी ज्ञानी था, बाहुबल से भरपूर था, गुरु द्रोण भी ज्ञानी थे, पर बात को नहीं समझे कि जो व्यक्ति इस समय बाणों की शैया पे रहा है, क्या वो सोने के पात्र से जल पिएगा या चांदी के पात्र से जल पिएगा? उसको वो नेचुरल रिसोर्स ही चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, बात की बारीकी को यदि हम समझते हैं तब किसी के दिल में उतरते हैं। ये घरों में भी लागू होता है, ऑफिस में भी लागू होता है। घरों में भी हम अपने माँ बाप की बात को समझें, बच्चों की बात को समझें, बीवी की बात को समझें, बात की बारीकी को समझें, इंटेंट को समझें। कई बार शब्दों में कुछ ऊपर नीचे रह जाता है, लेकिन इंटेंट को समझें, तब हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। बहुत बार हम समझते हैं कि संसार के लोग, समाज के लोग हमारा साथ नहीं देते। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ना कहा। मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का क्योंकि उनकी वजह से मैं काम को अकेला कर पाया और काम को समझ पाया।
कितनी बड़ी बात कही उसने। कोई एक शुरुआत करे तो बाकी सब फॉलो कर लेते हैं, ये रूल है। हाँ, तो जीवन में हमारे चुनौतियां तो देखो आएंगी, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे, राइट? क्योंकि जिंदा इंसान के हिस्से में ही चुनौतियां आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो लोग वैसे ही रास्ता छोड़ देते हैं। जनाजे के लिए तो लोग वैसे ही रास्ता छोड़ देते हैं। तो जब भी जीवन में चुनौती आए तो समझ लेना ईश्वर ने आपको चुना है। ऑफिस में बॉस किसको काम ज्यादा देते हैं? अच्छा बताओ। जो ज्यादा करने वाला होता है। फैक्ट है, जो ज्यादा करने वाला होता है उसी को काम ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो कर सकता है। तो परमात्मा ने भी चुनौती यदि हमें दी है तो उसने चुना है हमें कि भाई तू झेल सकता है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चुनौती जब भी जीवन में आए तो समझ लेना कि परमात्मा ने मुझे चुना है इसके लिए, क्योंकि मैं इसका सामना कर सकता हूं। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे यह एटम दुनिया में उजियारा होगा। अच्छा, एटम टूटेगा तो उजियारा होगा, न्यूक्लियर टूटेगा तो, लेकिन दिल टूटने से उजियारा कैसे होगा? ताली तो बजाई हमने। दिल टूटने से भी उजियारा होगा क्या? हो सकता है क्या? बताओ कोई। टूटा तो आइंस्टाइन का भी होगा। हाँ, टूटा तो उसका भी होगा। क्या है कि देखो, जब कोई चीज टूटती है ना, क्यों ये शेर बना कि दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा। जब कोई चीज टूटती है तो अंदर से एनर्जी निकलती है, फिजिक्स कहती है। जब एटम बम अमेरिका फर्स्ट टाइम बना रहा था, जब उसने जापान पे गिराया, तो उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट था मैनहट्टन जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। तो उस समय का जो प्रेसिडेंट था, उसके सलाहकार ने बताया कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि वो एटम के अंदर से विस्फोट करने की कोशिश कर रहे थे मैनहट्टन। और उस समय तक जितनी भी साइंस थी वो बाहर से केमिकल रिएक्शन से विस्फोट होता था। तो वो उतना ही जानता था कि जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, आउटसाइड इन फोर्स नहीं जाएगा तो रिएक्शन नहीं आएगी, और वो इनसाइड आउट रिएक्शन करवाना चाह रहा था। बाद में मैनहट्टन सक्सेस हुआ और एटम बम बना। तो दिल टूटे, यानी कि जब भी दिल टूटे या एटम, जब भी कोई चीज टूटती है, ये फिजिक्स का नियम है, एनर्जी बनती निकलती है। अंडा भी टूटता है तो अंदर से जीवन निकलता है ना, एनर्जी निकल रही है। तो इसी प्रकार जब भी किसी का दिल भी टूटे तो एनर्जी निकलनी चाहिए, और वो एनर्जी सकारात्मक दिशा में जाए या नकारात्मक दिशा में जाए, ये आपके ऊपर है। आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले लीजिए। एटम भी टूटता है तो कोई उससे बिजली बना लेता है, तो कोई बम। यानी आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर लें या आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर लें, ये आपके ऊपर है। तो तब ये कहते हैं कि हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा। यानी अंदर से जब एनर्जी निकले तो कंस्ट्रक्टिव काम में निकले, डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं। बहुत बार इंसान हताश मायूस हो जाता है कि मैं जीवन में अकेला हूं, तो अकेले ही चले। जो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात याद कर ले कि मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का जिन्होंने मुझे जीवन में ना कहा, जिन्होंने मुझे साथ नहीं दिया। मैं उन सबकी वजह से काम को अकेला कर पाया और सीख पाया। तो यही आज का लेसन है। मेरे ख्याल समय की भी हमारी सीमा होगी, मैं बोल दूंगा तो बोलते ही चला जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।